वेलकम एवरीवन। इंटरव्यू सेशन के इस वीडियो में हम ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू क्वांटम मैकेनिक्स का हो तो बहुत चांसेस हैं कि आपसे ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में पूछा जाए। आप सभी क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अवेयर होंगे कि क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और लगभग सभी इंटरव्यूज़ में क्वांटम अनसर्टेनिटी के बारे में पूछा जाता है। क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल से रिलेटेड दो इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स को आप साइमल्टेनियसली 100% श्योरिटी के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक क्वांटिटी को मेजर करने जाएंगे 100% सर्टेनिटी के साथ तो दूसरे क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे पोजीशन और मोमेंटम किसी पार्टिकल के इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स हैं और अगर आप दोनों को साथ में मेजर करेंगे, किसी पार्टिकल का पोजीशन भी जानना चाहते हैं और मोमेंटम भी, तो दोनों के ही मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आएगी। इसे ही क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। मैथमेटिकली लिखें तो क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सिग्मा एक्स सिग्मा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बार ओवर 2 पाई से लिखा जाता है, जहां सिग्मा एक्स पार्टिकल के पोजीशन में मेजर की गई अनसर्टेनिटी है, सिग्मा पी एक्स उसके मोमेंटम में मेजर की गई अनसर्टेनिटी है और दोनों का मल्टीपल हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल होगा h बार ओवर 2 पाई के, जहां h बार मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट है। यहां तक हम सारी चीजें जानते हैं। फिर ये ईपीआर पैराडॉक्स क्या है? इंटरव्यूज में नॉर्मली क्वेश्चंस हमेशा ही पिछले पूछे गए क्वेश्चन से लिंक्ड होते हैं। अगर आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सही आंसर दे रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपसे ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में पूछा जाए। तो जानते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक डीके रिएक्शन पर अप्लाई करते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल ए है जो कि रेस्ट में है, विच मीन्स इसका मोमेंटम 0 होगा और अपने रेस्ट पोजिशन में ये दो पार्टिकल्स में डीके हो जाता है, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी में। अब मोमेंटम कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि पार्टिकल और बी और सी के मोमेंटम कुछ इस तरह से होने चाहिए कि टोटल मोमेंटम 0 हो, ताकि वो मोमेंटम कंजर्वेशन को बनाए रखें। चूंकि डीके से पहले टोटल मोमेंटम 0 है तो डीके के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए, इसलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज एट एनी टाइम टी इसका मोमेंटम P प्राइम है, ठीक है। हम पार्टिकल B का मोमेंटम मेजर कर रहे हैं और इसका मोमेंटम P प्राइम है। हम पार्टिकल B का पोजीशन मेजर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इसका मोमेंटम 100% सर्टेनिटी से मेजर किया हुआ है जो कि P प्राइम है, तो हम इसके मोमेंटम का इसके पोजीशन का हमें कोई आइडिया नहीं होगा। उसके मेजरमेंट में इन्फिनिट की अनसर्टेनिटी आएगी, तो हम इसका पोजीशन मेजर नहीं करेंगे। हमने सिर्फ मोमेंटम मेजर किया और 100% सर्टेनिटी से मेजर किया और वो वैल्यू P प्राइम आई। अब C पर आते हैं। C के लिए हम उल्टा करेंगे, हम C का मोमेंटम मेजर ना करके हम इसका पोजीशन मेजर करते हैं। सो सेम टाइम T पर मान लेते हैं कि इसका पोजीशन X है। X हम मेजर कर रहे हैं और 100% सर्टेनिटी के साथ मेजर कर रहे हैं। कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके मोमेंटम को मेजर नहीं करना है। हमने इसका पोजीशन मेजर किया और पोजीशन X आया। क्या आप बता सकते हैं कि इसका मोमेंटम कितना होगा? हम जानते हैं कि हम इसका मोमेंटम मेजर कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका मोमेंटम पता होगा और वो मोमेंटम कितना होगा? P प्राइम। और क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि अगर इसका मोमेंटम किसी टाइम पर P प्राइम है तो इसका मोमेंटम भी उस टाइम पर P प्राइम ही होगा। अब यहां पर ध्यान दें, हमने मोमेंटम मेजर नहीं किया है, बल्कि बिना मेजर किए हुए हम जानते हैं कि उसका मोमेंटम P प्राइम है। हमने सिर्फ उसका पोजीशन मेजर किया है और पोजीशन X है, विच मीन्स हम सेम टाइम पर 100% सर्टेनिटी के साथ ये भी जानते हैं कि उसका पोजीशन X है और मोमेंटम P प्राइम है। दोनों ही सेम सर्टेनिटी के साथ 100% सर्टेनिटी के साथ जानते हैं। बट ये ऐसा हुआ कैसे? क्वांटम अनसर्टेनिटी तो हमें इस बात के अलाउ नहीं करती कि आप किसी पार्टिकल के दोनों ही इंफॉर्मेशन सर्टेनिटी के साथ जानते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हमें इस बात के लिए अलाउ करती है। अब दोबारा से थोड़ा सा पीछे आते हैं। जिस वक्त आप पार्टिकल B का मोमेंटम मेजर करते हैं उस वक्त पार्टिकल C का एग्जैक्ट उतना ही मोमेंटम होगा। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहलाता है। अगर इसका मोमेंटम चेंज होकर P डबल प्राइम हो जाता है तो सेम टाइम पर इंस्टेंटली C का मोमेंटम भी P डबल प्राइम हो जाएगा।
बट ये हो कैसा रहा है, आप मेजर बी को कर रहे हैं और सी का मोमेंटम भी अपने आप ही चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि बी से कोई इंफॉर्मेशन है जो सी तक ट्रांसफर होती है, कि बी का आपने मोमेंटम मेजर किया, मोमेंटम से पी डबल प्राइम आया, तो वो इंफॉर्मेशन उसी टाइम पर सी तक पहुंचती है और सी का मोमेंटम भी एग्जैक्टली उतना ही कर देती है, जिससे हमें उसकी सर्टेन मोमेंटम मिल जाता है। ये बात यहां तक तो सही लगती है और लॉजिकल भी लगती है कि ठीक है, आपने पोजीशन भी 100% सर्टेनिटी से मेजर कर ली और मोमेंटम आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल गया। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में मैं दोनों ही पार्टिकल को एक दूसरे से कई लाइट ईयर दूर कर दूं, मान लेते हैं डीके होकर ही एक दूसरे से बहुत ही लाइट ईयर दूर चले जाते हैं, और अब दोनों के बीच में लाइट ईयर का डिफरेंस है, और अब पार्टिकल बी का मोमेंटम मेजर करते हैं, से पी इसका मोमेंटम है। बता सकते हैं आप सी का मोमेंटम कितना होगा? एग्जैक्टली सी का मोमेंटम भी पी होगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि जैसे आपने बी को मेजर किया, इसका मोमेंटम पी आया, तो कोई इंफॉर्मेशन है जो सेम टाइम पर सी तक पहुंचती है और इसका मोमेंटम भी पी कर देती है। यहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, जो कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या पार्टिकल या कुछ भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती है। अगर आप पार्टिकल बी का मोमेंटम मेजर कर रहे हैं और वो पी आ रही है और वो इंफॉर्मेशन सेम टाइम पर सी तक पहुंच जाती है, जो कि एक दूसरे से स्पीड ऑफ लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर मौजूद है, विच मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है, जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का के अगेंस्ट है। इसे ही ईपीआर पैराडॉक्स कहते हैं, जहां ई फॉर आइंस्टाइन, पी फॉर पैराडॉक्सी और आर फॉर रोजेन है, जो कि 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिनके नाम पर ये पेपर पब्लिश किया गया था, जिसमें इस बात पर एम्फसाइज किया गया था कि किस तरह से दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जहां क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को अलाउ करती है और बार बार इस बात को प्रूव करती है कि ऐसा पॉसिबल है कि आप एक पार्टिकल को के किसी क्वांटिटी को मेजर करें, सेम टाइम पर आपको दूसरे पार्टिकल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। वहीं आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके अगेंस्ट जाकर कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही वायलेशन है। तो जहां फिजिक्स के 2 मेजर रूल्स हैं, अगर आप एक को फॉलो करने जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही माने और ये कहें कि ये इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो फिर सेम टाइम पर उसका मोमेंटम पी नहीं हो सकता। ऐसे में वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को वायलेट कर देगी। इस तरह से दोनों ही रूल्स, दोनों ही लॉज एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, इसलिए इसे पैराडॉक्स कहा गया है। हालांकि बाद में चलकर इसे इंटेंगलमेंट के जरिए सॉल्व किया गया कि किस तरह से इंटेंगलमेंट के जरिए आप दोनों पार्टिकल्स के इंफॉर्मेशन को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से एंटेंगल कहलाते हैं, कि अगर आप एक पार्टिकल का पोजीशन मेजर करते हैं तो दूसरे पार्टिकल का भी उसी टाइम पर आपको पोजीशन मिल जाएगा या मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही ईपीआर पैराडॉक्स है। इसे समझने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमने डेली लाइफ में भी कई बार उसे यूज़ किया होगा, तो उसके जरिए इस ईपीआर पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम एक डीके रिएक्शन काम में ना लेकर दो बॉक्सेस काम में लेते हैं। ये बॉक्स ए है और ये दूसरा बॉक्स बी है, ठीक है। इन दोनों बॉक्सेस में हमें बॉल रखने हैं, एक एक बॉल रखना है, बट दोनों ही बॉल के कलर अलग अलग हैं। एक वाइट है और दूसरी बॉल रेड है। हमें दोनों ही बॉक्सेस में एक एक बॉल रखने हैं, तो इसे एक गेम की तरह देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि बट एक बात का ध्यान रखें, दोनों बॉक्स में एक ही बॉल रखनी है। सो हमें नहीं पता, एक रैंडम पर्सन आकर दोनों बॉल को इसमें अरेंज कर देता है। हम नहीं जानते कि कौन से बॉक्स में कौन सी बॉल है। इसके अंदर एक बॉल तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी है, कौन से कलर की है। और इसके अंदर भी एक बॉल है, बट वही अगेन हमें नहीं पता कि कौन से कलर की बॉल है। बॉक्स को बंद कर दिया गया है। अब आप बॉक्स ए को ओपन करते हैं। सपोज
हमें नहीं पता अभी कि दोनों बॉक्सेस में कौन से बॉक्स में कौन सी कलर की बॉल रखी गई हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले और बॉल के कलर को मेजर करने से पहले 50-50% चांसेस हैं कि इसमें रेड कलर की भी बॉल होगी और वाइट कलर की भी बॉल होगी। दैट मीन्स अभी जब तक आपने इसे मेजर नहीं किया है, बॉक्स को आपने ओपन नहीं किया है, तो रेड कलर की बॉल और वाइट कलर की बॉल दोनों ही बॉल इसमें एग्जिस्ट कर रही है 50-50% चांसेस के साथ। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं, वेव फंक्शन का एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस होना। व्हाइट कलर की बॉल के लिए जो आप वेव फंक्शन लिखेंगे और रेड कलर की बॉल के लिए जो वेव फंक्शन लिखेंगे, इस केस में जब तक आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है, ओपन नहीं किया है, तब तक दोनों ही वेव फंक्शन एक दूसरे पर ओवरलैप्ड रहेंगी और 50-50% चांसेस है कि दोनों बॉल इसमें मौजूद है। सेम चीज इसके साथ भी है, जब तक ये मेजर नहीं हुआ है 50-50% चांसेस हैं कि इसमें दोनों कलर की बॉल है, व्हाइट भी है और रेड भी है। अब बॉक्स ओपन करते हैं। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं, सपोज आपने बॉक्स ओपन कर दिया और लेट्स से कि बॉक्स ए में रेड कलर की बॉल थी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने मेजर किया और मेजरमेंट के बाद आपको बॉक्स ए में रेड कलर की बॉल मिली। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स बी में कौन से कलर की बॉल है? एग्जैक्टली, बॉक्स बी में वाइट कलर की बॉल होगी। बट ऐसा हुआ कैसे? हुआ यूं कि जैसे ही आप बॉक्स ए को मेजर करते हैं, आपके दोनों ही जो दो वेव फंक्शन गिवन थे वो वेव फंक्शन कोलैप्स होते हैं और एक सिंगल वेव फंक्शन बच जाता है जो कि रेड कलर की बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपने मेजर किया है। लेकिन बी के साथ क्या हुआ? बी में ए के मेजरमेंट से पहले 50-50% चांसेस हैं कि दोनों ही बॉल मौजूद हैं, दोनों कलर की बॉल के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ओवरलैप कर रहे थे। लेकिन ए के मेजर होते ही इसके रेड कलर की बॉल का जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाता है और अब इसमें एक ही बॉल मौजूद है और वो व्हाइट कलर की है। बिना आपके मेजरमेंट किए आप जानते हैं कि इस बॉक्स में व्हाइट कलर की बॉल है। अगेन, दोनों बॉक्सेस को एक दूसरे से कई लाइट ईयर दूर कर देते हैं और तब यही एक्सपेरिमेंट फिर से दोहराते हैं। जैसे क्या होगा, चूंकि अब दोनों एक दूसरे से कई लाइट ईयर दूर है, आप जैसे ही बॉक्स ए को ओपन करेंगे उसमें रेड कलर की बॉल हुई, सेम टाइम पर वो इंफॉर्मेशन बॉल बी तक, इस बॉक्स बी तक पहुंच रही है और बॉक्स बी में मौजूद दो वेव फंक्शन में से एक वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और बॉल जो है वो व्हाइट कलर की मिलती है। विच मीन्स कि इंफॉर्मेशन इतना लाइट ईयर डिस्टेंस जस्ट अ मोमेंट ऑफ टाइम में ट्रेवल कर जा रही है और बॉक्स में जो बॉल आपको मिलती है वो व्हाइट कलर की मिलती है। अगेंस्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये वायलेशन है कि इंफॉर्मेशन इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो रही है और इंफॉर्मेशन तभी ट्रांसफर होगी जब आप इसको मेजर करेंगे। तो क्या ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वायलेशन है? नहीं, ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वायलेशन नहीं है, बल्कि इस तरह के पार्टिकल्स को एंटेंगल पार्टिकल्स कहा जाता है, जिसमें एक पार्टिकल का मेजरमेंट इंस्टेंट टाइम में दूसरे पार्टिकल के उस क्वांटिटी को अफेक्ट करता है और उसका भी मेजरमेंट उसी अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि दोनों ही लॉज, चाहे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या क्वांटम अनसर्टेनिटी हो, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी यहाँ पर वायलेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ कि आप एक को सॉल्व करने जाएंगे तो दूसरा जो है वो वायलेट होता हुआ दिखेगा, दूसरे को सही मानेंगे तो पहला वायलेट होता हुआ दिखेगा, इसलिए इसे EPR पैराडॉक्स कहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने ये जाना है कि EPR पैराडॉक्स क्या होता है और किस तरह से ये क्वांटम अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि EPR पैराडॉक्स क्या है, आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। So this is the EPR paradox. Thank you.